बक्सर का युद्ध हारने के साथ ही परिणाम स्वरूप 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि की वजह से ही बंगाल में द्वैध शासन चलाया गया। अब जानते हैं द्वैध शासन होता क्या है। द्वैध शासन जिसमें शासन को दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग होता है दीवानी, दूसरा भाग होता है निजामत। दीवानी में प्रॉपर्टी आती है जो किसको दी गई, ईस्ट इंडिया कंपनी को। वहीं निजामत में आती है शासन संबंधी। निजामत बंगाल के नवाब को दी गई। वहीं द्वैध शासन की संधि के साथ द्वैध शासन बंगाल में द्वैध शासन और इलाहाबाद की संधि के साथ फर्स्ट पेंशनर किसे बनाया गया, मुगल एम्परर। मुगल एम्परर कौन था, शाह आलम द्वितीय, जिसको फर्स्ट पेंशनर बनाया गया। इसी के साथ भारत जो सरकार है, सरकार को तीन भागों में बांटा गया। इसमें पहली होती है विधायिका जो कानून बनाती है, दूसरी होती है कार्यपालिका जो कार्य करती है, और जो कार्यपालिका होती है उस कार्यपालिका का जो कार्य सही ढंग से नहीं किया जाता है उसको सही ढंग से करवाने के लिए होती है न्यायपालिका जो न्याय करती है। अब आते हैं कुछ विधेयक पर। एक्ट, विधेयक मतलब एक्ट। हाँ, हालांकि सारे के सारे एक्ट जो है वो बनाए गए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद की द्वारा, लेकिन जो 1773 से लेके 1853 का समय था, ये वो समय था जब भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी रही। हालांकि 1853 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन प्रारंभ हो गया। इसी के साथ ब्रिटिश क्राउन जो है वह खुद भारत पे फिर राज करने लगा। इसीलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के कुछ जो एक्ट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आते हैं, वहीं कुछ एक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आते हैं। इन्हें हम दो भागों में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो एक्ट लाए गए उनका नाम आता है, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट है जो 1773 में आया। वहीं दूसरा एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट है जो 1781 में आया। वहीं तीसरा एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आया। वहीं एक्ट ऑफ 1786 आया। इसके साथ चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। वहीं बात करें ब्रिटिश क्राउन के द्वारा भी कुछ एक्ट लाए गए। इन एक्ट के बाद कुछ प्रस्ताव भी आए, जिसमें अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, वेवल योजना, शिमला समझौता, कैबिनेट मिशन और माउंटबेटन योजना भी शामिल है। अब पढ़ते हैं कुछ फैक्ट्स, जैसे भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक। उसके बाद इंडियन वाइसरॉय, भारत का पहला इंडियन वाइसरॉय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वाइसरॉय कौन रहा, माउंटबेटन। इसके बाद स्वतंत्र भारत का प्रथम वाइसरॉय कौन था, माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन रहा, सी राजगोपालाचारी। अब पढ़ते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 शामिल है। ये क्यों हुआ, भ्रष्टाचार की वजह से। वहीं इसमें जो बंगाल में द्वैध शासन चल रहा था उसकी वजह से भी यह एक्ट आया। इसके समय ब्रिटिश जो किंग थे वो कौन थे, जॉर्ज तृतीय। प्राइम मिनिस्टर कौन थे, लॉर्ड नॉर्थ। बंगाल का गवर्नर कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। इसमें देखिए होता क्या क्या है। बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, मतलब उसकी शक्तियों को बढ़ा दिया गया, उसकी शक्तियों का एक तरह से साम्राज्य विस्तार किया गया। अगर शक्तियों का विस्तार होगा तो उसके क्षेत्र का भी उस विस्तार होगा। इसीलिए बंगाल के साथ साथ उसको अब क्या क्या मिल गया, बॉम्बे भी और उसी के साथ मद्रास भी। वहीं जो उसकी कार्यपालिका में जो सदस्य थे वो कितने हो गए, 4। इसी के साथ इन्हें 20 साल के लिए
एक अधिकार मिल गया। एक अधिकार मतलब इन्हें 20 साल तक के लिए व्यापार करने की और प्रशासन करने का अधिकार मिल गया कि 20 साल तक यह व्यापार भी करेंगे और प्रशासन भी करेंगे। इसी के साथ ही भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। यह सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत में 1774 में की गई। इसी सुप्रीम कोर्ट में जो जज थे उनका नाम था एलिजा एम्पे। वहीं और जो लोग थे उनमें लेमेस्टर, हाइड और चेवर्स शामिल है। ये जो एलिजा एम्पे था वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग का दोस्त था। अब हुआ ये कि वो वॉरेन हेस्टिंग ने घसीटी बेगम के साथ कुछ बदतमीजी की थी, जिस वजह से वॉरेन हेस्टिंग को सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया। सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया आरोप के साथ ही, परंतु जो उसका दोस्त था वो था एलिजा एम्पे। तो एलिजा एम्पे ने गलत कानूनी कार्यवाही करके वॉरेन हेस्टिंग को बचा लिया। वहीं घसीटी बेगम को दोषी करार करते हुए सजा सुनाई। जब यह बात ब्रिटिश क्राउन को पता चली कि यहाँ पे मामला उल्टा चल रहा है, कानूनी कार्रवाई गलत हो रही है, तो उसके साथ ही जो इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग वॉरेन हेस्टिंग पे चलाया गया और वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल के गवर्नर जनरल के पद से हटा दिया गया। इम्पीचमेंट मतलब होता है महाभियोग। जिस प्रकार से भारत के राष्ट्रपति को हटाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल को महाभियोग से हटाया गया था। इसी विधेयक के साथ ही उपहार, रिश्वत व निजी व्यापार पर बैन लगा दिया गया। बैन मतलब प्रतिबंध कर दिया गया। अब इससे हुआ क्या भारत पे ब्रिटिश सांसद है उनका नियंत्रण हो गया और इसी के साथ ही जो केंद्र सरकार की नींव भारत में पड़ गई। सेकंड जो एक्ट है वो कुछ ज़्यादा जरूरी नहीं है। अब पढ़ते हैं थर्ड एक्ट। थर्ड है पिट्स इंडिया एक्ट, जो कब आया? 1784 में। उस समय जो क्राउन था वह कौन था? जॉर्ज तृतीय। इस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट इसीलिए रखा गया क्योंकि उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे वो पिट्स ही थे, जिनका पूरा नाम है विलियम पिट्स द यंगर। ये जो एक्ट लाया गया उसका रीज़न था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था वो हुआ तो था सही, परंतु पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, जिस वजह से पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। अब इसमें हुआ क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी में जो द्वैध शासन था, उस द्वैध शासन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में व्यापारिक मामले रखे गए और इसी व्यापारिक मामले की देखरेख के लिए किसे बोला गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। वहीं बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स में राजनीतिक मामले रखे गए। इन राजनीतिक मामलों की जो जांच है वो कौन करती थी? ब्रिटिश सरकार मतलब गवर्नमेंट। वहीं जो संख्या थी कार्यपालिकाओं की वो 4 से 3 कर दी गई और जो गवर्नर जनरल था उसको वीटो की शक्ति दे दी गई। और इसी के साथ ही कोलकाता को औपचारिक राजधानी भी बनाया गया, जिस वजह से भारत को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र भी कहा गया। अब आते हैं 1786 के एक्ट पर। 1786 के एक्ट पर जिसमें किसे बुलाया गया? कॉर्नवालिस को बुलाया गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, जिसने पहले से ही 2 शर्तें रख दी थी कि मैं
गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल बनूंगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरी ये 2 शर्तें माननी होगी। जिसमें जिसमें पहली शर्त यही थी कि जो गवर्नर है उसको कमांडर इन चीफ का पद दिया जाए। इसके साथ ही जो गवर्नर है उसको यह शक्ति दी जाए कि वो कार्यपालिका के मामलों को देखे और उसे निरस्त भी कर सके। इसके साथ ही जो 4 से 3 सदस्य हुए थे कार्यपालिका के, उसमें बढ़ोतरी हुई। पहले जो संख्या 4 थी वो 3 हो गई थी, अब यही संख्या 3 से बढ़ के 4 कर दी गई। वहीं बात करें कॉर्नवालिस ने काम कौन कौन से करवाए, जिसमें सबसे पहले बात आती है कॉर्नवालिस कोड की। इसने कॉर्नवालिस कोड की स्थापना की। इसने स्थायी बंदोबस्त प्रथा जो है वो चलाई, जिससे नक्सलवाद बढ़ने लगा। और यही कॉर्नवालिस भारत में सिर्फ 2 बार आया। भारत में दूसरी बार यह 1805 में आया। सन 1805 में ही गाजीपुर यूपी में इसकी मृत्यु हो गई। अब पढ़ते हैं 1793 का एक्ट। 1793 के एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक अधिकारों को 20 साल के लिए फिर से बढ़ाया गया। वहीं वेतन जो भारतीयों के राजस्व से कहाँ जाने लगा, ब्रिटेन को। मतलब ये कहा गया कि जो ब्रिटेन के लोग हैं उनको जो राजस्व दिया जाता है, उनको जो उनके काम के बदले पैसे दिए जाते हैं, वो भी अब भारत से ब्रिटेन के लोगों के पास जाएंगे। अर्थात जो वेतन है उनका वो भारतीय राजस्व से ही ब्रिटेन के लोगों को मिलेगा। इसी के समय ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अनुमति प्रदान की शक्ति मिली, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी से यह बोला गया कि आप चाहें तो खुद व्यापार कर सकते हैं या किसी अन्य कंपनी को व्यापार में शामिल कर सकते हैं, या अन्य कंपनी व्यापार करने के लिए भारत आ सकती है, जैसी आपकी मर्जी हो। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की। इसी समय जो ब्रिटेन था उस पे सारी की सारी कंपनियां दबाव डालने लगी कि आप सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही क्यों भारत में व्यापार करने दे रही हैं, हमें भी भारत में व्यापार करना है। ये दबाव ब्रिटेन पर बहुत ही ज़्यादा पड़ने लगा, जिसमें कुछ कंपनियों ने तो ब्रिटेन से यह तक बोल दिया कि अगर आप हम लोगों को भारत से व्यापार नहीं करने देंगी तो हम भी आपसे व्यापार नहीं करेंगे। इसी के साथ भारत में नया एक्ट लाया गया। ये 1813 में आया था, जिसके समय जो क्राउन थे जॉर्ज तृतीय थे। जो बंगाल गवर्नर जनरल थे वो मिंटो प्रथम थे। इसी समय 1850 के समय जो क्रांति चल रही थी, औद्योगिक क्रांति, वह बढ़ने लगी, क्योंकि जो सामान है वह उत्पादक वृद्धि है वो भी बढ़ने लगी, जिस वजह से इंग्लैंड में बहुत ही अधिक मात्रा में औद्योगिक क्रांति का असर देखने को मिला। अब देखते हैं इस विधेयक में हुआ क्या। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार है उसको कम कर दिया गया। इसी के साथ जो उनके प्रशासनिक अधिकार है उनको 20 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया। अब देखते हैं व्यापारिक अधिकार में क्या कमी कर दी गई।
जिसमें बोला गया कि आप सिर्फ जो व्यापार है वो सिर्फ किसके साथ करेंगे, चीन के साथ। और अगर आपको किसी और देश से व्यापार करना है तो सिर्फ आप व्यापार करेंगे चाय और अफीम बस का। इसके अलावा आप किसी भी चीज़ का व्यापार नहीं करेंगे। इसी के साथ ही भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे वो कम होने लगे, क्योंकि यहाँ पे व्यापारिक अधिकार भी कम हुआ, जिस वजह से शिक्षा की कमी पड़ने लगी, क्योंकि यहाँ पे और कंपनियों के लोग भी आ रहे थे। इसीलिए शिक्षा की कमी को पूरी करने के लिए पहली बार 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए खर्च किए गए।